नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। अपन चर्चा कर रहे थे खाद्यों के बारे में, ठीक है। तो खाद्यों में अपन आगे बढ़ते हैं। खाद्य में अपने हो गया था कि खाद्यों से मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे खाद्यों से मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव। कि रासायनिक गुण कौन से होते हैं, मृदा के रासायनिक गुण कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पीएच, ठीक है। पीएच मृदा का एक रासायनिक गुण है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो खाद्यों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल, ठीक है। कार्बनिक अम्ल। अब अम्ल की पूर्ति, मान लो खाद्यों से कार्बनिक अम्ल की पूर्ति हो रही है, तो कार्बनिक अम्ल की पूर्ति होने से अम्ल इनका पीएच क्या होता है, 7 से कम। तो मृदा पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा पीएच अम्लीय हो जाएगी, या फिर यहाँ पे भी लिख लो 7 से कम। मतलब अपन कैसे दर्शाएंगे इसको कि खाद्यों में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, और कार्बनिक अम्ल आ रहा है, एसिड आ रहा है, मतलब इसका पीएच 7 से कम होगा। तो मृदा का पीएच भी 7 से कम होगा। अगर अपन खाद्यों की पूर्ति मृदा में करने हैं तो पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पीएच 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा कारक पढ़ते हैं अपन, पीएच क्या हो जाएगा, पीएच अम्लीय हो जाएगा 7 से कम। दूसरा पॉइंट अपने पास उभय प्रतिरोधन क्षमता। बफरिंग कैपेसिटी, ये क्या होती है, बफरिंग कैपेसिटी, उभय प्रतिरोधन क्षमता। तो मृदा का जो रासायनिक गुण है उसमें दूसरा अपन अध्ययन करेंगे उभय प्रतिरोधन क्षमता, मतलब बफरिंग कैपेसिटी। तो ये क्या होती है, जब मृदा में अपन किसी भी अम्ल या क्षार को डालते हैं तो मृदा का पीएच में परिवर्तन के प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उभय प्रतिरोधन क्षमता। तो इसमें परिभाषा भी लिख लो एक बार। पीएच में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता का गुण है। तो क्या होगा, मृदा में बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर अपन खाद्यों की पूर्ति करेंगे तो मृदा में बफरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ध्यान रखना। बढ़ेगी। अब देखो इसको वापस समझो, पीएच में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता का गुण है, मतलब क्या होगा, मृदा में किसी भी अपन अम्लीय या क्षारीय पदार्थ की पूर्ति करेंगे तो मृदा का वह गुण है, कौन सा, उभय प्रतिरोधन क्षमता, वह गुण है जिसमें क्या होगा, पीएच में परिवर्तन की प्रति प्रतिरोधकता का गुण दर्शाएगी। मृदा पीएच में परिवर्तन के प्रति क्या प्रतिरोधकता का गुण दर्शाएगी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, उभय प्रतिरोधन क्षमता। और खाद्यों की पूर्ति करने से उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ेगी। वैसे अपन इसका अध्ययन पीएच में भी कर सकते हैं, लेकिन अलग से पॉइंट डाल के लिख लो आप, ठीक है। उभय प्रतिरोधन क्षमता मतलब बफरिंग कैपेसिटी, ये भी आगे पढ़ेंगे अपन। तो पीएच में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता का गुण है।
ये बफरिंग कैपेसिटी कहलाता है। बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी? खादों के प्रयोग से बढ़ेगी। जैसे ये कोई भी एरिया है अपने पास, ठीक है, ये कोई भी एरिया दे रखा है, यहाँ पे अपन ने क्या अम्लीय पदार्थ डाले, मान लो सारे ये डाल रहे हैं, ठीक है। इस क्षेत्र की मृदा में अपन अम्लीय पदार्थ डाल रहे, सारी पदार्थ डाल रहे, लेकिन उभय प्रतिरोधन क्षमता मृदा का वह गुण है जो अम्लीय और सारी पदार्थों की पूर्ति के बाद भी पीएच में, यहाँ की पीएच में देखो, यहाँ पे अम्लीय और सारी पदार्थ की पूर्ति से पीएच में परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन उभय प्रतिरोधन क्षमता के कारण पीएच क्या होगा? इन पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता का गुण दर्शाएगा। अगर उस क्षेत्र की मृदा पीएच में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधकता का गुण दर्शा रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उभय प्रतिरोधन क्षमता। और खादों के उपयोग से उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ती है, इस चीज का भी ध्यान रखो, ठीक है। तीसरा रासायनिक गुण में अपने हो जाएगा धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता CEC, ठीक है। धनायन विनिमय क्षमता तो खाद्यों से मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव, इसमें अपना तीसरा पॉइंट है धनायन विनिमय क्षमता। तो खाद्यों के प्रयोग से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी, ध्यान रखना, यही प्रभाव पड़ेगा धनायन विनिमय क्षमता पर कि खाद्यों के प्रयोग से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। इसी में चौथा पॉइंट लगा के लिखो ऋणायन विनिमय क्षमता। ऋणायन विनिमय क्षमता AEC। तो खाद्यों के प्रयोग से ऋणायन विनिमय क्षमता घटेगी, हमेशा ध्यान रखना। धनायन विनिमय क्षमता खाद्यों के उपयोग से बढ़ेगी और ऋणायन विनिमय क्षमता खाद्यों के उपयोग से घटेगी, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए इसमें अपने। पांचवा अपन बात करें ये मृदा की लवणीयता व क्षारीयता सुधारने का काम करते हैं। लवणीयता व क्षारीयता, देखो मैंने जब स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ाया था आपको कि पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्बनिक अम्ल पाया जाएगा तो पीएच में क्या होगा? पीएच कम होती जाएगी। तो लवणीयता और क्षारीयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर खाद्यों की अपन पूर्ति कर रहे हैं तो लवणीयता और क्षारीयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि लवणीयता और क्षारीयता सुधरेगी। क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि खाद्यों में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थों में भी सबसे ज्यादा कार्बनिक अम्ल पाया जाएगा। तो अम्ल पाया जाएगा, अम्ल किस काम में आएगा? जो मृदा की क्षारीयता है, लवणीयता है, उसको सुधारने के लिए। जैसे कोई भी एरिया उसकी मृदा अपने पास लवणीय या क्षारीय हो रखी है, अगर उसमें अपन खाद्य डालेंगे तो उस क्षेत्र की मृदाएं सुधरने का चांस रहेगा, ठीक है। तो लवणीयता और क्षारीयता में सुधार होता है, यह भी एक रासायनिक गुण में आता है। और पोषक तत्व खाद्यों के उपयोग से एक पॉइंट और है इसमें, इसी में आगे लिखो पोषक तत्व। पोषक तत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? रासायनिक गुणों में ध्यान रखना, रासायनिक गुणों में अगला पॉइंट है पोषक तत्व। तो पोषक तत्वों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अपन खाद्यों का उपयोग कर रहे हैं तो पोषक तत्व की मात्रा मृदा में बढ़ेगी, ध्यान रखना। क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में ये भी देखा था, खाद और उर्वरक जब अपन पढ़ रहे थे कि उर्वरकों में कोई एक निश्चित पोषक तत्व फिक्स मात्रा में उपलब्ध होगा, लेकिन जो अपने पास खाद होंगे
उनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो पोषक तत्व मात्रा बढ़ेगी, तो ये भी क्या हो गया इसका रासायनिक गुण। तो खाद्यों से मृदा के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। अब जैविक गुणों के बारे में देखो, पहले अपन ने भौतिक गुण पढ़ लिए, फिर रासायनिक गुण, अब जैविक गुणों के बारे में बात करें। तो खाद्यों से मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव, खाद्यों से मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव, ये अपनी टॉपिक रहेगा अगला। अब बात करें इसमें पहला, अब जैविक कारक कौन कौन से, मृदा के जैविक गुण कौन कौन से होंगे। जैविक मतलब कोई ना कोई जीव होगा, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा सूक्ष्म जीव। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें किसकी भूमिका रहेगी, अपने जैविक मतलब जीवों की भूमिका रहेगी किसमें, जैविक गुणों में, ठीक है। मृदा के जैविक गुणों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसकी भूमिका रहेगी, जीवों की, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव, मृदा के जैविक गुणों में पहला पॉइंट आता है अपने सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खाद्यों की अपन पूर्ति करेंगे तो सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, ध्यान रखना। और ये सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, ये कौन सा होगा, कौन से सूक्ष्म जीव है, ये लाभदायक सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव, खाद्यों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ेगी। और अपन अब स्टार पॉइंट इसी में नोट लगा के बात करें कि मृदा में जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। मृदा में जनसंख्या यानी संख्या ही लिख लो आप यहाँ पे, संख्या के आधार पर। और एक बात करते हैं भार के आधार पर, मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम संख्या के आधार पर, भार के आधार पर बात करें तो संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कौन सा जीव पाया जाएगा अपनी मृदा में, बैक्टीरिया। ध्यान रखना, मृदा में बैक्टीरिया कितना परसेंट होता है, 90%। सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा 90% बैक्टीरिया पाया जाएगा जीवों में, ठीक है। इसके बाद बात करें एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं 9%, ठीक है। इसके अलावा 90 और 99% तो अपने यही हो गए बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज। इसके अलावा जितने भी सूक्ष्म जीव बच रहे हैं जैसे कवक और शैवाल, शैवाल को अपन एल्गी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या के आधार पर क्रम हो गया, बैक्टीरिया 90%, सबसे ज्यादा संख्या के आधार पर बैक्टीरिया पाया जाएगा, फिर एक्टिनोमाइसीटीज, फिर कवक और फिर शैवाल, ठीक है। अब भार के आधार पर बात करें तो देखो अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि कवक बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अलावा जितने भी ये जीव दे रखे हैं यहाँ पे सारे एक कोशिकीय है, लेकिन कवक क्या है, बहुकोशिकीय है, ध्यान रखना। तो कवकों को बहुकोशिकीय मतलब कवकों का वजन सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर भार के आधार पर आपके एक्टिनोमाइसीटीज ही आएगा। तीसरे नंबर पे अपने आएगा बैक्टीरिया। और चौथे नंबर पे अपने शैवाल ही रहेगा, ठीक है। तो संख्या के आधार पर बात करें तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होगा, ध्यान रखना। मृदा में बात चल रही है कि संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा मृदा में कौन से जीव पाए जाएंगे, तो वो बैक्टीरिया कितना परसेंट, 90%। इसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज 9%, कवक और शैवाल। और भार के आधार पर बात करें तो भार के आधार पर क्या है, कवक सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, इसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज, फिर बैक्टीरिया, फिर शैवाल। भार के आधार पर सबसे ज्यादा भार किसका होता है, कवकों का। और कवक होते क्या, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय तो इसका वजन होना तो ज्यादा ही है, तो बहुकोशिकीय हो गए, ठीक है।
तो सूक्ष्म जीव, खाद्यों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सूक्ष्म जीवों की मात्रा और भार में वृद्धि होगी, ध्यान रखना। और संख्या के आधार पर बात करें तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज, फिर कवक और फिर शैवाल। आगे अपन बात करें सूक्ष्म जीवों का भार के आधार पर क्रम, तो पहला रहेगा कवक, बहुकोशिकीय होते हैं, इस कारण इनका वजन ज्यादा ही होगा। और एक्टिनोमाइसीटीज, फिर है आपके बैक्टीरिया, फिर शैवाल। तो जैविक गुणों में अपने पहले हो गया सूक्ष्म जीव। दूसरा अपन बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रीकरण, व अमोनीकरण क्रियाएं। अधिक होगी। खाद्यों के उपयोग से क्या अपन मृदा में खाद्यों की पूर्ति कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण और अमोनीकरण क्रियाएं ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्रियाएं करने में भी कौन सहायक है? जीव। मैंने बोला जैविक गुणों में, मृदा के जैविक गुणों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसकी भूमिका होगी? जीवों की। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी जीव सहायक है, नाइट्रीकरण में भी, अमोनीकरण में भी। तो इन सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ेगी, इन सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्रियाएं भी ज्यादा होगी। इसी तरीके से ध्यान रखना है कि मृदा के जैविक गुणों में अपन दो ही चीजों का अध्ययन करेंगे, एक तो है सूक्ष्म जीव, उनकी मात्रा और संख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा अपने पास है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण और अमोनीकरण क्रियाएं अधिक होगी। ठीक है, ये हो गए अपने। अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, इन क्रियाओं की अपन बात करते हैं, क्योंकि यहीं पे लिख लो इनके बारे में, इनमें से क्वेश्चन आने के भी चांस है। स्टार पॉइंट लगा के, ये खाद्यों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके आ गया नाइट्रीकरण, तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी है अपन को। तो खाद्यों से मृदा के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे थोड़ा टॉपिक से हटके, तो वो अपने ये रहेगा खनिजीकरण, मतलब कुल मिला के नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करेंगे। तो नाइट्रोजन चक्र, इसमें दो क्रियाएं होती है, एक तो खनिजीकरण, एक होता है अखनिजीकरण। अखनिजीकरण या स्थिरीकरण। ठीक है, ये नाइट्रोजन चक्र की जब अपन बात करते हैं तो इसमें दो टॉपिक पढ़ते हैं, दो परिभाषाएं, दो प्रोसेस अपन पढ़ते हैं, वो है खनिजीकरण और अखनिजीकरण। और अखनिजीकरण को अपन दूसरा क्या बोलते हैं? स्थिरीकरण। ठीक है, तो खनिजीकरण अपन किसको बोल रहे हैं? नाइट्रोजन चक्र की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन चक्र में खनिजीकरण किसको बोल रहे हैं अपन? कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना। ध्यान रखना, इसको अच्छे से घोट लो। खनिजीकरण किसको बोल रहे हैं अपन? कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? खनिजीकरण। ठीक है, और इसके लिए कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में बदल रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे बैक्टीरिया अपनी भूमिका निभाएंगे, और उन्हीं की वजह से खनिजीकरण और अखनिजीकरण या बोले तो स्थिरीकरण क्रियाएं अपने संपन्न होगी। ठीक है, तो अपने कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? खनिजीकरण। अब उल्टा अपन बात करें अखनिजीकरण या स्थिरीकरण, तो ये क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बदल रहा है।
कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में बदल रहा है तो ये क्रिया क्या कहलाएगी अपने पास? खनिजीकरण। इसके बाद अखनिजीकरण या स्थिरीकरण की बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बदल रहा है तो इस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? अखनिजीकरण या स्थिरीकरण। तो यहाँ पे देखो कार्बनिक पदार्थ एक आपके नाम आ रहा है, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। तो नाइट्रोजन चक्र में अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक रूप अपन किसको बोलेंगे? नाइट्रेट और अमोनियम। ठीक है, नाइट्रेट और अमोनियम को अपन अकार्बनिक रूप कैसे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं भी आपको कार्बन दिख रहा है नाइट्रेट में, अमोनियम में भी कार्बन नहीं है, तो ये क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थ होगा, मतलब जिसमें कार्बन नहीं है। और यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र की बात हो रही है तो नाइट्रोजन चक्र में कार्बनिक पदार्थ अपने पास कौन सा होगा? प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे उल्टा कर दो, इसमें क्या होगा? नाइट्रेट या अमोनियम किसमें बदलेगा? प्रोटीन में। प्रोटीन बोले तो कार्बनिक पदार्थ, और प्रोटीन को अपन पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है ये। ठीक है, अब आगे अपन जब बात करेंगे खनिजीकरण के अलग चरणों की तो उसमें क्या होगा? प्रोटीन 2-3 प्रोसेस के बाद किस में बदलेगा? नाइट्रेट या अमोनियम में बदलेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ध्यान रखो कि खनिजीकरण किसको बोल रहे अपन? कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। और कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक रूप नाइट्रोजन चक्र में अपने पास कौन सा होगा? प्रोटीन। और प्रोटीन किस में बदल रहा है? नाइट्रेट और अमोनियम में। यही अखनिजीकरण और स्थिरीकरण की बात करें तो इसमें क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में बदलेगा और नाइट्रेट और अमोनियम बात करें तो ये प्रोटीन में बदल जाएगा। ठीक है, प्रोटीन बोले तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ बोले तो नाइट्रेट और अमोनियम। अब देखो अपन खनिजीकरण के बारे में पढ़ते हैं। खनिजीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो खनिजीकरण क्रिया में हो क्या रहा है? देखो प्रोटीन किस में बदल रहा है? नाइट्रेट और अमोनियम में बदल रहा है। तो प्रोटीन सीधा नाइट्रेट और अमोनियम में नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। इसके लिए 3 चरण होंगे, उन चरणों के बाद प्रोटीन नाइट्रेट और अमोनियम में बदलेगा। ठीक है, तो इसके चरण लिख लो या खनिजीकरण में होने वाली प्रक्रियाएं लिख लो। कितनी होती है? 3। इसमें पहली प्रक्रिया कौन सी होगी? देखो अपन को कुल मिला के होना क्या है? प्रोटीन नाइट्रेट और अमोनियम में बदलेगा। ठीक है, तो इसके लिए 3 चरण अपने सहायक हो गए। उन 3 चरणों में पहला अपने रहेगा अमीनीकरण। अमीनीकरण, अच्छा अमीनीकरण किसको बोलते हैं अपन? अमीनीकरण में देखो प्रोटीन बोले तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है तो ध्यान रखना पॉलीपेप्टाइड से क्या बनेगा? पेप्टाइड। और फिर ये पेप्टाइड भी किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। ठीक है, अब इस पर ध्यान दो वापस। देखो मैं बोल रही हूँ प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला टूटेगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अपघटन होगा तो उससे पेप्टाइड बनेगा। फिर पेप्टाइड भी किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। तो पेप्टाइड भी टूटेंगे तो किसका निर्माण होगा? अमीनो अम्ल का। तो अमीनीकरण क्रिया में क्या हो रहा है? लास्ट में उत्पाद कौन सा बन रहा है? कि प्रोटीन से अमीनो अम्लों का निर्माण होना। प्रोटीन से अमीनो अम्ल का निर्माण होना क्या कहलाता है? अमीनीकरण। ध्यान रखना, प्रोटीन से अमीनो अम्ल का निर्माण होना अमीनीकरण क्रिया कहलाता है, जो खनिजीकरण का पहला चरण रहेगा अपने पास। ठीक है, खनिजीकरण का पहला चरण रहेगा अपने पास अमीनीकरण। आगे बात करें अपन अमोनीकरण।
ध्यान रखना, इनको अमीनिफिकेशन अमीनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, अमीनीकरण को। और अमोनीकरण को अपन अमोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन की बात करें तो अमोनीकरण और अमोनिफिकेशन में होगा क्या, यहाँ पे देखो अपने पास अमीनो अम्ल का निर्माण हो गया। अब क्या होगा अमोनिफिकेशन में, अमीनो अम्ल किसमें टूटेगा, अमोनियम में। ठीक है। अब यहाँ देखो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जब टूटेगी या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का अपघटन होगा तो पेप्टाइड बनेगा। और पेप्टाइड क्या होता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो लास्ट में अमीनो अम्ल का निर्माण होना कौन सी क्रिया है, अमीनीकरण। फिर दूसरा देखो अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन, जिसमें क्या हो रहा है, अमीनो अम्ल किसमें बदल रहा है, अमोनियम में। ध्यान रखना यहाँ पे देखो अमोनी और यहाँ पे अमीनी। तो अमीनी मतलब लास्ट में अमीनो अम्ल का निर्माण हो रहा है और अमोनी मतलब लास्ट में अमोनियम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने 2 चरण हो गए। मैंने बोला कि 3 चरण होते हैं, तो अगला चरण अब पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ध्यान रखो खनिजीकरण किसको बोल रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थ यानी प्रोटीन का नाइट्रेट और अमोनियम में बदलना क्या कहलाता है, खनिजीकरण। खनिजीकरण की चरण या प्रक्रियाएं 3 होती है, जिसमें पहली है अपने अमीनीकरण, जिसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में टूटेगा और पेप्टाइड अमीनो अम्ल में। आगे बात करें दूसरे चरण की तो अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन, इसमें किसका निर्माण होगा, अमीनो अम्ल अमोनियम में बदलेगा, ठीक है। आगे तीसरे चरण की अपन बात करें तीसरा चरण अपने पास रहेगा नाइट्रीकरण। ध्यान रखना सीधा सीधा आपको यू भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खनिजीकरण का पहला चरण कौन सा है, खनिजीकरण का पहला चरण कौन सा है, तो वो कौन सा है, अमीनिफिकेशन। और जो दूसरा चरण रहेगा वो नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन, सॉरी जो लास्ट अंतिम चरण रहेगा वो नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। और जो दूसरा चरण है वो अमोनिफिकेशन रहेगा, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन की बात करें, नाइट्रिफिकेशन में होगा क्या, लास्ट में अपने उत्पाद कौन सा बन रहा था, अमोनिफिकेशन में लास्ट में क्या बना था अपने पास, अमोनियम। तो अब अमोनियम फर्स्ट उत्पाद होगा, फर्स्ट क्रियाकारक होगा इसमें, जो टूटकर अमोनियम बोले तो NH4 और अमोनियम भी आगे टूटेगा। ध्यान रखना एक तो अमोनियम तक ही सीमित होगा, मैं बोल रही हूँ आपको कि NH4 और NO3 का निर्माण भी होगा। तो NH4 भी बनेगा, NH4 तो अपने दूसरे चरण में बन चुका है, अमोनिफिकेशन में अपने NH4 मतलब अमोनियम का निर्माण हो चुका है। अब अपन नाइट्रेट का निर्माण करेंगे, तो अमोनियम से नाइट्राइट में बदलना, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है। अमोनियम अब किस में बदलेगा, नाइट्राइट में। ध्यान रखना जो खनिजीकरण का तीसरा चरण है नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन, उसमें अमोनियम नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्राइट में टूटेगा सबसे पहले, फिर यही नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया है,
नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की उपस्थिति में किसमें बदलेगा? नाइट्रेट में, NO3। तो देखो लास्ट उत्पाद अपने पास क्या बनना था? एक तो अमोनियम और एक नाइट्रेट। लास्ट उत्पाद अपने पास बन चुका नाइट्रेट, ठीक है। तो हुआ ना, देखो नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन, जो अपने पास तीसरा चरण या अंतिम चरण बोल दो खनिजीकरण का, उसमें अमोनियम नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में किसमें बदल रहा है? नाइट्राइट में। और यही नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदल रहा है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं नाइट्रीकरण के अंदर ही आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में अपने पास बना नाइट्रेट। अपन को यही चाहिए था, खनिजीकरण में अपन ने यही चीज पढ़ी थी कि जो प्रोटीन है वो लास्ट में किस में बदल रहा है? अमोनियम और नाइट्रेट में। तो अपने पास लास्ट उत्पाद नाइट्रेट बन गया, मतलब नाइट्रोजन चक्र या खनिजीकरण की प्रक्रिया अपने पास यहीं पे खत्म होती है। अब आगे देखो, अपने नाइट्रेट बन रहा है, तो इस नाइट्रेट का अपघटन भी होता है। अपन जब पोषक तत्व पढ़ रहे थे तब बार बार मैंने बताया था नाइट्रेट रिडक्टेज, बार बार मैंने बोला था नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए सहायक तत्व कौन सा था? आपने मोलिब्डेनम। तो उसी नाइट्रेट रिडक्टेज को अपन क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? NO3 बोले तो नाइट्रेट, स्यूडोमोनास नाइट्रेट क्या होगा? स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में, बैक्टीरिया की उपस्थिति में, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्रेट, और दशा कैसी होनी चाहिए? अवायवीय दशा। अवायवीय दशा बोले तो जलमग्न, ठीक है। तो नाइट्रेट का अपघटन हो रहा है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब नाइट्रेट गैस जब N2O में बदलती है, N2O गैस के रूप में बदलती है। देखो नाइट्रेट का नुकसान एक ही तरीके से होगा, और वो किस रूप में होगा? N2O गैस के रूप में। तभी मैंने आपको जब नाइट्रेट या नाइट्रोजन पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला कि जैसे धान के खेत में, गन्ना के खेत में कभी भी अपन नाइट्रेट रूप में उर्वरकों को नहीं देंगे। कारण यही है क्योंकि नाइट्रेट युक्त उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा? अवायवीय दशा उत्पन्न होगी, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया एक्टिव होगा और नाइट्रेट का अपघटन करके N2O गैस में बदल देगा, ठीक है। कभी भी अपन को इसमें जलमग्न जो मृदाएं होती है उनमें कभी भी नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो डीनाइट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं? नाइट्रेट का अपघटन। तो नाइट्रेट N2O गैस के रूप में नष्ट हो रहा है, और डीनाइट्रिफिकेशन जो क्रिया होगी वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? धान या जलमग्न मृदाओं में। यह क्रिया होती है, इसीलिए नाइट्रोजन को मृदा में अमोनियम रूप में दिया जाता है।
देखो फिर से देखो, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन किसको बोल रहे हैं? नाइट्रेट का अपघटन, नाइट्रेट का N2O गैस के रूप में बदलना। ये किस दशा में उत्पन्न होगा? अवायवीय दशा या जलमग्न जो मृदाएं होगी वहां पे ये क्रिया होगी और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया एक्टिव होगा। धान या जलमग्न मृदाओं में ये क्रिया होती है, इसलिए नाइट्रोजन को मृदा में NH4 के रूप में दिया जाता है। ध्यान रखना, NH4 के रूप में नाइट्रोजन को दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रेट के रूप में अपन देंगे तो वहां पे अवायवीय दशा उत्पन्न होगी और N2O गैस के रूप में नाइट्रेट का अपघटन हो जाएगा। ठीक है, तो धान के खेत या जलमग्न मृदाओं में सबसे ज्यादा डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ध्यान रखना, तभी अपन अमोनियम रूप में उर्वरकों का उपयोग करते हैं, और उर्वरक भी कौन से? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। इसी के साथ अपने देखो, जो अपन खनिजीकरण क्रिया पढ़ रहे थे उसके बारे में कंप्लीट हो चुका है अपने। तो अपन ने जब पढ़ा था कि जैसे नाइट्रीकरण, अम्लीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये 3 टॉपिक मैंने आपको 3 बताई थी कि सूक्ष्म जैविक गुणों में कि नाइट्रीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसमें जीव ही भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास देखो ये टॉपिक हो गया जो अपन ने अलग से स्टार्ट किया था। अब वापस अपन खाद्यों वाले टॉपिक में आते हैं। ये अलग से स्टार पॉइंट लगा के इसी में लिख लेना आप। और आगे खाद्यों के बारे में वापस बात करें तो खाद्यों में देखो खाद्य कितने प्रकार की होती है, खाद्यों के प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो खाद्य कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है आपके स्थूल खाद्य, स्थूल खाद पहला ये आपके खाद का प्रकार है। दूसरा आपके रहेगा सांद्रित खाद। ठीक है, स्थूल खाद और दूसरा अपने प्रकार रहेगा सांद्रित खाद। ठीक है, अब इन खादों के बारे में कि अपन स्थूल खाद किनको बोलेंगे, स्थूल खाद किनको बोलेंगे? इन खादों में क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ अधिक। इन खादों में क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ तो ज्यादा होगा लेकिन पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित रहेंगे। पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित रहेंगे। इन खादों को अपन क्या बोलेंगे? स्थूल खाद। और सांद्रित खाद किनको बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ इनमें कम रहेगा, कार्बनिक पदार्थ कम और पोषक तत्व अधिक। ठीक है, स्थूल खाद अपन किसको बोल रहे हैं? वे खाद्य जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है लेकिन पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। और सांद्रित खाद किसको बोल रहे हैं? वे खाद्य जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो कम होती है लेकिन पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित रहेंगे। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें अपन, स्थूल खादों का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे अपन FYM गोबर की खाद पढ़ते हैं तो उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी लेकिन पोषक तत्व की मात्रा कम होगी। बात करें कंपोस्ट, ये भी अपने स्थूल खादों में आएगा। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट भी। इसके बाद हरी खाद पढ़ेंगे एक, वो भी ध्यान रखना, हरी खादों का ध्यान रखना। हरी खाद भी स्थूल खाद में ही आएगी। कई बार अपने ऐसे होता है, सांद्रित खाद का एग्जाम्पल लिखो एक बार, खलियां।
अब देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, कई लोग वहां पे एग्जाम में जाके हरी खाद को सांद्रित खादों में मान लेते हैं, लेकिन हरी खाद भी आपके पास स्थूल खाद है जिसमें कार्बनिक पदार्थ तो अधिक लेकिन पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, इन खादों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और सांद्रित खाद में अपन बात करें तो खलियां होगी, खलियां किसको बोलते हैं अपन, कि तिलहनी जो फसलें होगी उनका जो अवशेष बचेगा, उनकी जो भूसी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, खलियां। तिलहनी फसलों की ध्यान रखना। इसके बाद रक्त खाद और हड्डी खाद, हड्डी की खाद। ठीक है, सांद्रित खाद के एग्जाम्पल देखो, खलियां, रक्त खाद और हड्डी की खाद। ठीक है, स्थूल खाद की बात करें तो गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, ये एग्जाम्पल रहेंगे आपके। स्थूल और सांद्रित दो भागों में डिवाइड करेंगे किसको, खादों को, और इन्हीं के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे अपन। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन गोबर की खाद, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, गोबर खाद की बात करें तो गोबर खाद किसको बोलेंगे अपन, कि पशुओं का जो अपशिष्ट, क्या मल मूत्र और उनकी जो बिछावन होगी, मतलब जहाँ पे पशुओं को अपन बांधते हैं वहां पे जो मिट्टी होगी, उन मिट्टी के अपघटन के पश्चात जो खाद तैयार होती है, मतलब क्या होगा, गोबर, मूत्र और बिछावन के अपघटन के बाद जो खाद तैयार होगी वो कौन सी खाद बोलेंगे, उसको गोबर की खाद। तो इसमें लिखो पशु के गोबर, मूत्र व बिछावन। गोबर, मूत्र और बिछावन, इनमें अपघटन होगा। और अपघटन भी ध्यान रखना, उपयुक्त नमी। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में जब खाद्य टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने बोला कि अपघटन के लिए सबसे आवश्यक घटक कौन सा होता है, तो वो क्या होगा, नमी। तो उपयुक्त नमी, अपघटन उपयुक्त नमी व ताप पर, उपयुक्त नमी और ताप पर अपघटन होगा किनका, पशु के गोबर, मूत्र और बिछावन का। तो जो खाद बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, FYM। ठीक है, आगे अपन बात करें कि FYM में नाइट्रोजन कितना % होता है, फॉस्फोरस और पोटास। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और भी चांस है आने के। तो नाइट्रोजन 0.5%, नाइट्रोजन 0.5% होगा किसमें, गोबर की खाद में। फॉस्फोरस 0.1%। और आगे अपन बात करें पोटास की तो ये कितना होगा, 0.5%। ठीक है, नाइट्रोजन और पोटास बराबर होते हैं लेकिन फॉस्फोरस 0.1% होता है किसमें, गोबर की खाद में। ठीक है, तो इतना अपन ने गोबर की खाद में पढ़ लिया। आगे और बात करते हैं अपन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की बात हो गई। अब देखो अपघटित जो गोबर की खाद होगी, उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होगा, अपघटित गोबर की खाद होगी उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होगा, तो वो क्या होगा, 20 से 30 अनुपात 1। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 अनुपात 1 से 30 अनुपात 1। ठीक है, जो अपघटित गोबर की खाद, मतलब गोबर की खाद तैयार हो जाएगी जब अपने पास,
तो उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात उस टाइम कितना होगा, 20:1 से 30:1। और यही देखो अपघटित गोबर खाद की बात हो रही है, यहाँ पे मैं बोलूं अनअपघटित। अनअपघटित गोबर खाद या ताजा गोबर बोल दो आप। तो इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होगा अपने पास, 100:1। ध्यान रखना 100:1। अनअपघटित गोबर खाद होगी, उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होगा, 100:1। और जो अपघटित गोबर खाद होगी उसका 20:1 से 30:1 होगा। आगे नोट लगा के एक चीज और लिखो, अपघटन में समय कि जो अपने गोबर की खाद है उसके अपघटन में कितना टाइम लगता है, तो वो लिखो आप 5 से 6 माह है। 5 से 6 माह आपके एवरेज दे रखा है कि 5 से 6 महीने का टाइम लगता है किसमें, गोबर के अपघटन होने में। ठीक है, और एक नोट में ही और लगा के लिखो कि भारत में 30% गोबर का उपयोग, 30% गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत में 30% गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ध्यान रखना। और जब अपन दूध वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें दूध का 30% भाग घी बनाने में उपयुक्त होता है। किसके लिए, भारत में 30% दूध का उपयोग घी बनाने के लिए किया जाता है और भारत में 30% गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो गोबर खाद में बात करें, अपघटित गोबर खाद का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 से 30:1 होगा। अनअपघटित गोबर खाद में 100:1 कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है और अपघटन में समय 5 से 6 माह का। ठीक है, भारत में 30% गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं अपन कि फसलों में मात्रा की मात्रा ही लिख लो आप कि इसकी कितनी मात्रा देंगे अपन, गोबर की खाद की कितनी मात्रा फसलों और सब्जियों में अपन देंगे। ठीक है, तो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर फसलों के लिए, फसलों की खेती करते हैं अगर अपन, तो 10 से 20 टन 1 हेक्टेयर एरिया के लिए गोबर की खाद की आवश्यकता होगी और 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर फसलों के। तो फसलों के लिए 10 से 20 टन हो गया, तो सब्जियों के लिए 20 से 25 टन। सब्जियों के लिए, ठीक है, इनकी मात्रा हो गई। अब देखो एक पॉइंट और लगा के लिखो आप नोट में, इसमें ये ध्यान रखना, जब मैंने आपको खाद और उर्वरकों में डिफरेंस करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि खादों का जो इफेक्ट रहेगा मृदा में वो कितने टाइम तक रहेगा, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 3 वर्ष के अंतराल पर 3 वर्ष के अंतराल पर FYM का उपयोग, ठीक है, 3 वर्ष के अंतराल पर FYM का उपयोग। जैसे कोई भी फील्ड है अपने पास तो उसमें हर 3 वर्ष के अंतराल पे अपन क्या डालेंगे, गोबर की खाद। तो इसकी मात्रा भी देखो 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर फसलों के लिए और 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सब्जियों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि फसल बुवाई के
फसल बुवाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व, फसल बुवाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व या 1 माह पूर्व, 1 माह पूर्व अपन क्या करेंगे, खाद्यों की पूर्ति करेंगे। खाद्यों की पूर्ति करेंगे फसल बुवाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व। जैसे फसल अपन को बोनी है, जैसे मान लो जून में, तो अपन 1 माह पूर्व क्या करेंगे, गोबर की खाद डाल देंगे मृदाओं में। मात्रा देखो अपने पास 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर फसलों के लिए और 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सब्जियों के लिए। और फसल बुवाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व या 1 माह पूर्व खाद्यों की पूर्ति करते हैं अपन। अपघटन में कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 महीने का। और 30% भारत में 30% गोबर है वो ईंधन के रूप में काम आ रहा है, ठीक है। अब आगे एक स्टार पॉइंट लगा के लिखो कि खाद बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान। खाद बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान किस रूप में होता है, तो 3 प्रक्रियाएं अपने पास होगी कि अपन जब F/M बनाएंगे उस टाइम अपन क्या होगा, 3 प्रक्रियाएं होंगी जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन का नुकसान होगा। तो पहले अपने जो क्रिया आएगी वो है डीनाइट्रिफिकेशन। अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि डीनाइट्रिफिकेशन होता क्या है, कि नाइट्रेट का N2O गैस के रूप में बदलना, N2O गैस, नाइट्रेट का N2O गैस में बदलना। तो खाद्यों के समय ध्यान रखना, डीनाइट्रिफिकेशन विकार उत्पन्न होगा जिसके कारण नाइट्रेट N2O गैस में बदल जाएगा और नाइट्रोजन का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट तो देखो मृदा में जैसे मान लो खाद में रहेगा, लेकिन N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगी, ठीक है। तो नाइट्रेट, तो यहाँ पे देखो एकमात्र ऐसी क्रिया जो जीवों द्वारा संपन्न हो रही है, मतलब स्यूडोमोनास बैक्टीरिया एक्टिव होगा, नाइट्रेट को N2O गैस में बदलेगा। तो एकमात्र ऐसी क्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का नुकसान, नाइट्रोजन के नुकसान में सूक्ष्मजीव की भूमिका होगी। तो अपन क्या करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, नाइट्रेट, डीनाइट्रिफिकेशन में होता क्या है, नाइट्रेट N2O गैस में बदल रहा है। और ये स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब जलमग्न अवस्था उत्पन्न होगी। मतलब मान लो खादों के निर्माण के समय ज्यादा ही जल भर जाता है मृदाओं में, या फिर खाद का जो भी ढेर है उसमें ज्यादा अपने क्या जलमग्न स्थिति उत्पन्न होगी। तो उस टाइम क्या होगा, नाइट्रोजन का नुकसान सूक्ष्मजीव की भूमिका, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया एक्टिव होगा और N2O गैस में बदलेगा। तो अपन करेंगे क्या कि डीनाइट्रिफिकेशन से बचने के लिए जल को बहने से रोकेंगे, जलमग्न अवस्था उत्पन्न होने से रोकेंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ खाद बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान, इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, आगे अपन कल डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।